हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हायर एजुकेशन का स्पेशल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 के हवाले से। आज कंपटीशन जारी और सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए और डिफेंड किए जजेस के सामने। जजेस का भी तारुफ एक दफा फिर से कराती चलो। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान साहब और मोहम्मद फरूख साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं इवैल्यूएशन टीम में, और इनके साथ साथ मौजूद हैं शहजाद सैयद साहब हमारे पास मौजूद है पेशावर से। इन सबको एक दफा फिर खुशामदीद कहती हूँ आज के इस कंपटीशन में। और जनाब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या इनोवेशन लेके आए हैं। अनाउंस करते जाऊं, हमारे पास मौजूद है फहद शफीक कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इनको वेलकम कहते हैं आज के इस कंपटीशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम फहद शफीक है। मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मुझे शुरू से पैशन था गेमिंग का, आर्ट का और टेक्नोलॉजी से जो है मुझे आई लव टेक्नोलॉजी, सो आई चोज गेम डेवलपमेंट एज माई करियर, सो आई कुड combine the art of storytelling and the use of technology. So my project is a 3D game called The Dark Justice. It is a story-driven game which uses the virtual reality platform. ये Samsung Gear VR के लिए गेम बनी है। अच्छा, मैं आपको अपनी गेम के बारे में बताता चलूँ कि मेरी गेम एक स्टोरी बेस्ड गेम है जो कि फर्स्ट प्लेयर के पर्सपेक्टिव से जो है एक्सपीरियंस होती है। गेयर VR एक्चुअली एक डिवाइस है जिसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन अपना कनेक्ट करके उसको आप अपने सिर पे स्ट्रैप कर लेते हैं। उसके साइड पे एक पैनल होता है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस इंटरेक्शन से आप जैसे आप देख सकते हैं कि आप मूवमेंट कर सकते हैं। सपोज आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप फ्लोर पे देके वो टैप करेंगे उस डिवाइस को तो वो उधर टेलीपोर्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह अगर आपने ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं जैसे चाबी आपने दरवाज़ा खोलने के लिए, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और आप उसको जब पैनल में टैप करेंगे तो आप उसको पिक कर सकते हैं और इसी तरह लाइट्स ऑन ऑफ और दरवाजे खोल सकते हैं। तो प्लॉट मेरी गेम का प्लॉट ये है कि मेरी गेम का प्लॉट ये है कि हसन नाम का करेक्टर है जो कि अपने भाई के घर डिनर पे इनवाइट होता है। तो जब अपने भाई के घर जाता है तो दरवाज़ा खुला होता है और वो जब अंदर देखता है तो खिड़कियाँ टूटी होती है और वो और एक्सप्लोर करता है तो उसे पता चलता है कि किचन में खून खराबा हुआ है, खून गिरा हुआ है और उधर नाइफ एक पड़ी हुई है। तो अब आपने करना ये है कि आपने वो सॉल्व करना है कि एक्चुअली हुआ क्या वहाँ। ये नैरेटिव ड्रिवन गेम में आपको साथ साथ प्लेयर के बारे में पता चलता जाएगा। आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या, पता चलेगा आप क्यों आए थे, आप कौन हो। जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो इंटरेक्टिव होगी। जैसे डोर से आप डोर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स नीचे पड़े हुए हैं आप उनको उठा सकते हैं और एक सीक्रेट डोर, एक वॉल्ट है, उस पर एक पजल होगी जो कि आप उसको इंटरेक्ट करके सॉल्व करके उसको ओपन करेंगे और स्टोरी आगे फर्दर होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था इस गेम को बनाने का और वर्चुअल रियलिटी को चूज़ करने का, एक ये नया तरीका है स्टोरी टेलिंग का, नया और इमर्सिव। इससे आप उस प्लेयर के जिसकी आप स्टोरी देख रहे हैं उसकी आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वो कैसा फील करता है। और मकसद ये था कि मैं वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल करके एक नई चीज़ लेके आना चाहता था जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सी रिसर्च हो रही है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये बात है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सोनी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनीज इनमें इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि हैप्टिक फीडबैक ग्लव्स आ रहे हैं, फुल एक्सो सूट्स आ रहे हैं जो कि आपको मोर इमर्सिव, ज़्यादा जो है आपको इंटरेक्टिव जो है ऑप्शंस देंगे। और गेम इजी टू प्ले है। गेम में बहुत कम्प्लेक्स नहीं है या बहुत मुश्किल नहीं है कि कोई भी इसको एंजॉय ना कर सके। ये हर किसी के लिए बहुत इजी होगी और स्पेशली वो लोग जो कि इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की जो है चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो VR इसलिए कि हम गेमर्स को पता होगा कि हम गेम्स इसलिए खेलते हैं कि हम जो है इसको कुछ और बन सके, जिस तरह के असैसिन क्रीड और इस तरह की हो गई, हम हिस्ट्री को एंजॉय कर सकें, हम अपने से अलग को जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो VR से ये है कि ये और बिलीवेबल हो जाता है, आप वो और इमर्सिव हो जाते हैं।
इसमें जो टूल्स और टेक्नोलॉजी है वो NVIDIA कोडवर्क्स की लाइब्रेरी है जो एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल होती है। मैंने इसमें Unreal Engine 4 यूज़ की है क्योंकि आर्टिस्टिकली ये आर्टिस्ट को ज़्यादा फेवर करता है और आपकी इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और 3D मॉडलिंग टूल्स जो ऑटोडेस्क, माया, टेक्सचरिंग के लिए सबस्टेंस पेंटर और ZBrush और फोटोशॉप। ये मेरी गेम का एक छोटा सा क्लिप है जो कि मैं इधर डेमो दिखाना चाहता हूँ। हमने आपको बताया था कि मूव करने के लिए टेलीपोर्टेशन का मैंने इस्तेमाल किया है और इसी वो तरह यहाँ कहाँ है इस वक्त, हम देख सकते हैं? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ जो डिवाइस लेके आनी है, अच्छा ठीक। तो वरना मैं ले रहा था। ये मेरी गेम का इन्वायरमेंट है, ये लिविंग एरिया है। हाँ, वो किचन है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है जहाँ 2 रूम्स है और एक वॉशरूम है। ये जो भी मग्स और नाइफ और ये चीज़ें ये सारी इंटरेक्टेबल है। स्टोरी राइटिंग आपने खुद ही की है जी, और बाकी डेवलपमेंट भी खुद ही की? जी सर। और 3D मॉडलिंग किसने की है? मैंने किया सर, मेरे मॉडल्स है और ये टेक्सचर्स भी मेरे। ठीक है, सो व्हाट्स द बिग रीजन कि आपने Unreal को चूज किया और Unity इन अदर इंजन्स? Unreal Engine एक तो मेरा फेवरेट है। Unreal Engine की गेम्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और ग्राफिक्स बहुत इसके अच्छे हैं, मतलब कि मुझे ज़्यादा फेवर करते थे। इसमें जो मटेरियल क्रिएशन है और वो सब कुछ तो मुझे नोट्स के जरिए ज़्यादा ठीक, तो ZBrush प्लस माया जी, क्या कॉम्बिनेशन रहा? माया में मैं जो मेरा वर्क फ्लो है, मैं माया में बेस मॉडल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं ZBrush में इंपोर्ट करता हूँ। ZBrush में मैं एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए उसके नॉर्मल मैप्स निकाल लेता हूँ और सबसे पेंटर इसलिए कि उसमें टेक्सचर्स जो ज़्यादा। So don't you think कि आप पहले पोजिशन यूज कर रहे हैं to move forward the character, तो क्या इसकी मैंने कुछ देर बाद के लिए प्लेयर जो बोर हो जाएगी? अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ रिसर्च के मुताबिक जो कि मैंने किया है, पहली बात ये कि टेलीपोर्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप मूवमेंट यूज़ करते हैं, स्पेशली रोलर कोस्टर वाली अगर आपने एक्सपीरियंस की हो तो आपको नोजिया हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है आपको बता रहा होता है कि आप आगे मूव कर रहे हैं जबकि नहीं, जिससे काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, उनको नोजिया होता है। अगर मेरी गेम खेलते हुए किसी को भी थोड़े सेकंड के लिए ये हुआ तो वो दोबारा कभी नहीं उसको हाथ लगा। अभी आपके पास ओवरऑल प्लेबल कितना है? 95% ये जितना दिखा नहीं, आई मीन 35 कितने मिनट्स का प्लेबल इसका प्ले है ओवरऑल? 3 to 4 minutes। 3 to 4 minutes। मैं ये नेक्स्ट में ये क्रिएट कर रहा हूँ एक्चुअली, जब लाइट चली जाती है। So for instance लेवल अभी आप एक पहला लेवल है जो गेम के अंदर फर्स्ट लेवल जो क्रिएट हुआ है, ठीक है। और मजीद इसका नेक्स्ट 1-2 वीक्स में कहाँ तक? नेक्स्ट वीक से कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली स्टोरी का इंतजाम करना है कि जिस तरह हमें जब सीक्रेट डोर मिलता है तो लाइट चली जाती है। अब आपको एक ऊपर वाले कमरे में मोबाइल से रिंगटोन की आवाज़ आ रही होती है, तो आप जब उस कमरे में जाके मोबाइल यूज़ करते हो फिर आपने टॉर्च से जो एक्सप्लोरेशन करनी है, वो जब आप एक्चुअली वापस इस रूम में आते हो, मैंने क्लूज और ऐसे रखे हुए कि आप उधर ही डायरेक्ट होगे, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपने ही अपने भाई का कत्ल किया। तो आपने कुछ सोचा है हाउ टू मोनेटाइज दिस गेम? मोनेटाइजेशन का कुछ सोचा है आपने? अभी तो सर ये डेमो है। ठीक, तो आगे तो सोचेंगे, लाजमी सी बात है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक, फेयर इनफ। तो एज़्योर का भी फिलहाल इंटीग्रेशन नहीं है क्लाउड का? अभी तक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी व्यूअर्स, ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथ मौजूद थे फहद शफीक साहब, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और सिलसिला जारी है कंपटीशन का और काफ़ी टफ नज़र आ रहा है। अब इनोवेशन की दुनिया में इतने ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी एक्साइटेड हैं कि क्या कहने वाले हैं जजेस उनके आइडिया के बारे में। तो जनाब, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, अपने जजेस की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे सुबह से लेकर अभी तक का क्या रिव्यू है आपके? Review Microsoft Imagine Cup is all about innovation, creativity, critical thinking, ideas, and the environment is good. And I think this platform has pushed students के वो innovative ideas के साथ आएं। इसमें जो एक चीज़ मैं अगेन जो मैंने सुबह भी कहा था कि एक तो सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, विच शुड क्रिएट समथिंग वैल्यू फॉर द सोसाइटी, एंड सेकेंडली द अदर थिंग इज दैट द इंडस्ट्रियल लिंक इज मिसिंग विच वी नीड टू गैप. दिस इज समथिंग, द गुड थिंग विच Microsoft is this platform is giving us the opportunities to learn where we are basically lacking behind. Yes. So this is something which we should come up. Our youth is the tomorrow of Pakistan. Yes. And this is where they should come and learn as well, rather than they are also pitching, but they should learn that where they are lacking from the other countries.
थैंक यू सो मच सर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब और हमारे साथ मौजूद है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट में मोहम्मद उसैद अकरम और इनके साथ हैं आयशा अजहर, मिर्जा मुसाब और ये है नर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और इनके प्रोजेक्ट का नाम है मुआविन। तो चल के देखते हैं ये क्या है। Assalamualaikum. 1 in 3 Pakistanis are under the risk of having 1 in 3 Pakistanis are under the risk of having kidney diseases due to high blood pressure and diabetes. Pakistan ranks 8th highest in chronic kidney diseases in the world with more than 2,000 dialysis patients per year. Chronic kidney disease affects more than 300 million patients worldwide and it's the 10th leading cause of death with 18.4% increase since 2005. Problems that the dialysis patient face include inconvenience because it is both painful and expensive, lack of facilities and food and fluid restrictions. Patients on dialysis need to be very strict about their protein and nutrient intake. Details will be on the next slide. Some of the most important nutrients for dialysis patients include sodium, potassium, phosphate, and creatinine. If these nutrients go above a certain critical level, they lead to high blood pressure, acid-base imbalance, weight accumulation, inefficient reabsorption of nutrients, and hormone imbalance, which can lead to heart attacks and may even be fatal for the patients. Other than that, many of the patients tend to not attend their dialysis sessions properly because of two major reasons. One, it is very painful, and two, because of it's expensive. One normal session of dialysis costs around 5,000 rupees, which exceeds the affordability of middle income people. So this is where our device comes in. We call it Muavin. It's a smart assistive device for nutrition monitoring and control of chronic dialysis patient. It is very convenient, can be used by dialysis patients at home. It's portable, can be used by dialysis patients who are traveling, for children and by nephrologists. Over to Musab. Next, I'm going to show you the methodology we are following while constructing our device. We are following near-infrared spectroscopy. Near-infrared is the region between the visible and the infrared region, having wavelengths of 700 to 2500 nanometers. Spectroscopy is a technique that can quickly identify and characterize physical materials by evaluating variations in a material's absorption or emission of the wavelengths of different wavelengths of light, and the amount of energy absorbed by the compound is related to the amount of the sample. Now the architecture of a device. Using a lancing tool, the patient can prick their finger and draw a drop of blood. The drop of blood is then inserted into a device which works using the near-infrared sensor, which works on the principle of transmission and absorption of light, through which we calculate the different concentrations of the compounds present. Previously Aisha mentioned, that data is then transferred to Azure's cloud, where it is then processed and stored. We are currently employing a regression technique, and then it is available on the mobile application as well. We have a companion mobile application which tracks the concentration of the different electrolytes present in the patient's blood. It suggests a regulated diet plan which is customized to every patient and is generated according to their specific electrolyte levels. It also generates a weekly report through which the patient can determine whether they need dialysis, how frequently they need dialysis, and also provides alerts in case of any anomalies. Over to you, sir. Moving on. Muavin is a simple yet effective device. Let's see how it is compared to other available in the market. First, we have electrolyte analyzer. It is a $2,000 product. It can be used by only experts and lab technicians. On the other hand, Muavin is a user-friendly, can be used at home without any expert knowledge. The next is App Access Piccolo Express, a wonderful device, but it is too expensive, $15,000.
It displays the concentration of these sodium, potassium, phosphate, and creatinine, which are the critical factors for the kidney patients. Next, there are many available apps on the market that tells you how much concentration of each iron electrolyte is present in your food. For example, Kidney Diet app, it tracks the potassium, phosphorus, and other nutrients in your food. And the next app is Renal Tracker. It is a paid app. It tells you how much quantity of particular electrolyte is present. For example, this app tells in 100 grams of banana there are 358 milligrams of potassium. Moavin not only tells about the concentration of these electrolytes but also generates a customized diet plan according to the patient's need. थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रैक्टिकल रूल बता दें हमें अगर उस पर पहुंच जाए तो. सर मैं आता हूँ उस पर. Business plan, our product cost around 4,400 rupees. The breakdown: NIR sensor 2,500 rupees, ESP for communicating with the web 600 rupees, Arduino Shield 600 rupees, and it amounts to a total of 4,400 rupees. Thousands of dollars and just only 4,400 rupees. We have partnered with PIMS, Max Health Hospital G8 and Islamabad Diagnostic Center to introduce our product and organize public health awareness sessions for the kidney patients. This is the prototype. I'm not sure I can play this video over here. This is the NIR sensor over here in the red color, and there's a tube. This tells on the principle of spectroscopy tells the concentration of different electrolytes. Moavin is cost effective, only 4,400 rupees development cost. It is assistive technology. It can be used by anyone at home, and even nephrologists can track the concentration level of their patients and know the useful insights, thus reducing the gap between doctor and patients. It is environmentally friendly. It does not emit any kind of radiation, so it is safe for use in any environment. We conducted some interviews and surveys in PIMS and Max Health Hospital. Average is 2 times a week patient undergo dialysis, max is 4 times, and minimum is 1 time. Previously mentioned, phosphate and the potassium are the critical electrolytes for the patients. Most of our participants in the survey and interviews were able to use internet and on a smartphone devices, and they were willing to know the concentration of the electrolyte, for example, potassium and creatinine, on the regular basis. These are the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. We are focusing on 2 of them. The first, good health, and the second is reduce inequalities. This is our team. We are final year students of electrical engineering at NUST Islamabad. Thank you so much. We are open for questions now. So, do you have the physical product right here? Sorry sir, हमें लगा कि नहीं ला सकते. और कोई वीडियो है कुछ है या बस वही पिक्चर थी? सर उसमें सिर्फ सेंसर चल रहा है, कोई वैल्यू सर एक और अलग वीडियो पे आ रही है, वो एक पूरा वो एक नहीं है कि वो दिखाया जा सके. लेकिन प्रोडक्ट आपकी कितनी रेडी है? सर प्रोडक्ट सर हमने अभी सर रिसेंटली अभी हमने उसको प्रोटोटाइप किया और सर अभी हम एक्चुअल ब्लड के ऊपर टेस्टिंग शुरू करेंगे इसको. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए सर अभी हमने डिफरेंट मोलर सॉल्यूशंस NaCl के ऊपर वो करके उसके ऊपर हमने वैल्यूज चेक किए, तो वो वैल्यूज द पर्टिकुलर कितने परसेंटेज एक्यूरेसी? सर अभी 90 to 95% ऐसे कि सर वो NaCl के सॉल्यूशन के ऊपर एक्यूरेसी आ रही थी. क्या जो थिकनेस ऑफ द लिक्विड है उससे फर्क पड़ेगा? सॉरी सर, जो विस्कोसिटी है या थिकनेस है उससे फर्क पड़ेगा? जो NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये है कि सर जो एक पर्टिकुलर अगर इलेक्ट्रोलाइट है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो अब्जॉर्ब करता है उस पर एक्साइट होता है और उस पर एमिट करता है, तो सर सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन ही उसको मैटर कर वो अफेक्ट कर रही होगी. ठीक है. थैंक यू. अच्छा.
हाँ जी ये देखा हुआ नहीं है बाकी जी व्यूअर्स, तो ये थे हमारे साथ नस्ट की टीम की जानिब से जनाब, और हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जजेस का भी साथ साथ क्वेश्चंस चल रहे हैं। और इमेजिन कप का आज पहला मरहला चल रहा है। यहाँ पे नॉर्थ रीजनल फाइनल के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं इसको कवर करने के लिए, और फाइनल मरहले की तरफ भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी तरफ जारी है ये सेशन हमारा। और साथ साथ जजेस से भी क्वेश्चन करती जाऊंगी। और शहजाद सैयद साहब, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा सुबह से लेकर अभी तक का सिलसिला। काफी अच्छे प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। आई मीन रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। पेशावर से सॉल्यूशंस देखने को मिले हैं। भाई वन आपके जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ से डिफरेंट स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। बट अगेन वही चीज़, कुछ प्रोडक्ट्स अभी मेच्योर नहीं है, सो दे नीड मेंटरशिप और गाइडेंस कि उसको किस तरीके आगे पूरा किया जाए। बट अगेन इट्स रियली अमेजिंग टू सी सच प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टीम की जानिब, और ये है एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इनका नाम भी अनाउंस करती जाऊँ। जैन हमारे साथ हैं, अदीब और शहजाद, इनको मौका देते हैं। इनके प्रोजेक्ट का नाम है ग्लव फॉर ब्लाइंड्स, तो देखते हैं कि ये क्या है। Assalamu alaikum. So my name is Shazib and we are from Team Air. These are my groupmates Zain and Adeeb. Sir, first we have formed the elevator pitch video. We will show right here. Sure. As per the WHO, an estimated number of people with deprived vision is 36 million, while 2.7 million have moderate to severe visual impairment, and this number is increasing by 1% every year. Clear or dog only guides the blind person whether the path is clear or there is an obstacle line, but it cannot navigate him or her from one room to another. Blind people cannot search things or items around them. As a result, they can accidentally lock their hands to the object and in their path. It is very difficult for them to identify between different food products as well. The only way to improve to identify food product is by spelling or tasting. Solution for this problem is to develop a glove that guide the path and have solution between food items. The idea behind it is barcodes to identify between different food products. Everything which has a barcode can be identified by this glove. Image processing is also a presentation that will help the user to identify different products, shapes, and people as well. This animation shows the actual real-life application of a glove in the daily world. Can you show the presentation? चलें आप प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। So the topic of our project is glove for blind people, and it will cover two main objectives: navigation and object detection. Our team members consist of Zain Mustafa, Shazib Ahmed, me, and Adeeb Arshad. The following our presentation will cover the following content: issues faced by the blind people, our approach to solve that problem, and our vision to introduce this product to our market. First, we will show some statistics of WHO. Around 285 million people in the world are visually impaired or facing some kind of a vision problem, and that's a big number to consider. Out of which 39 million people are blind and 246 million people have a low vision or some kind of eye disease. And in this group, 82% people are above 50 years. The main issues faced by the blind people. First of all, the traditional approach to use cane is inefficient nowadays. A blind person, whether the path is clear or any obstacle lying, he cannot know for sure about that. And blind people cannot search things and items around them. They cannot know for sure where the item is placed around them. They can accidentally lock their hands with the objects lying near them, and it is difficult to identify which product they are holding in hand. The following approaches we have formed for the solution. Number one is indoor navigation.
Sir, we will incorporate a map of a building. Let's say, for example, it's an airport, a mall, or some department. For our FYP purpose, it's our FRP, and for our FYP purpose, we have inducted in it FMC floor map. It will help the blind person to navigate from one point to another, and he will give the input using voice. Product identification will be helped with the form of barcode scanners. Back, sir. Product identification will be formed with the help of barcode scanners. The blind person will hold the object in the hand, and we will have a database of different objects in our glove, and by this he can identify the product he had hold in his hand. Object detection and processing is in development stage, but we will incorporate some sensors in it. Our main sensor which we will consider is ultrasonic sensor, and we may consider proximity in it too. Obstacle detection is used by the sensor. A moving or a stationary object will be known by the glove. Sir, our project is not only cost efficient, but in our market when we see there is no proper developed product available for the blind people. There is no competition in this market too. It's an open source project. I mean, people can upgrade it, people can modify it according to their needs, to their uses, and it can easily be upgraded because we will be using a Raspberry Pi in it, and we will develop a software in which will incorporate all these kind of things: the navigation, the product identification, object detection, and it can be upgraded very easily too. Currently, you have any product demo? No, sir, we don't have a demo. We have used identification and navigation, but we didn't add it here. So the hardware is ready? Sir, almost you can say 70% ready. We just need to incorporate all these devices now. और उसमें कितना time लगेगा? It will take maybe 2 weeks, 2.5 weeks at the most. उसमें Microsoft Azure कहाँ fit कर रहे हैं? Sir, Azure इस तरह से fit कर रहे हैं कि जैसे ये यूनिवर्सिटी है, जब दूसरा कोई डिफरेंट मॉल्स वगैरह हैं उधर, तो वो उसके जो डेटाबेस है, उसका जो क्लाउड है, वहाँ पर वो अपने मैप्स वगैरह उसमें इंटीग्रेट कर देंगे, और वो अगर फर्ज करें किसी भी मॉल में जब जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, तो वो उसके थ्रू उसको बताएगा कि मैंने किस रूम में जाना है, किस शॉप पे जाना है, या किस जगह पे जाना है, उस हिसाब से वो उसको गाइड करेगा। या इवन किसी वो शॉपिंग जाता है करने, तो वो उसके पास जो बार कोड है वो उसको एज्योर से वहाँ से कनेक्ट करके उसको बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये पास कौन सी है, इसकी प्राइस क्या है, उसके सब बारकोड स्कैनर? यस सर। पाकिस्तान में कितने मॉल्स होंगे जिसका मैप्स इस तरीके से अवेलेबल होगा? आप डाल देंगे? मॉल तो एक एग्जांपल है, ये यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, इसमें उसमें ऑफिसेज वगैरह उसके प्लान हमने अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का यूज़ किया, इमीडिएटली अवेलेबल हो गया था, हमने उस पर इनकॉर्पोरेट किया मैप, और हमने सक्सेसफुली उससे 2 पॉइंट्स के दौरान नेविगेशन भी करवाई थी हमने। ये आपके प्लान में है या ये अभी पूछने पे आप बता रहे हैं? नहीं सर, प्लान में वी हैव डन इट सर एक्चुअली। इट्स इन डेवलपमेंट। दूसरा आपने बताया कि जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो कैसे कर रहे हैं? So, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बारकोड नहीं है, फॉर एग्जांपल दिस मग, नो सर, मोस्टली फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 बड़े में कैन है, फॉर एग्जांपल एक पेप्सी का एक स्प्राइट का है, तो जब तक वो टेस्ट नहीं कर सकता उसको तब तक वो नहीं बता सकता। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जितनी भी आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, वो उन सब के ऊपर बारकोड, जैसे टिश्यू बॉक्स पड़े, कुछ भी पड़ा है तो वो उस पर बारकोड है हमारे पास, और हमने उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग भी हमारे पास है इसमें ऐड करने के लिए, जो कि जो नोट जो हैं, जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो उसमें इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग यूज़र के आपके पास बंदा कौन सा है उसमें वो उसको लर्न करके भी उसको आप। कॉस्ट क्या है सर? ये ऑलमोस्ट इसकी 15 to 20,000। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। टीम एयर यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने जजेस के आगे बड़े बखूबी प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट को, और अच्छे तरह से जजेस ने भी क्वेश्चन किए और साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जनाब, दोबारा बताते चलूँ अपने उन देखने वालों को और सुनने वालों को, हम आज यहाँ पर मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 के साथ, और हम कवर कर रहे हैं नॉर्थ साइड ऑफ द पाकिस्तान, और कंपटीशन जारी और सारी है, और हम आखिरी मरहले
तक भी पहुंच जाएंगे जनाब, और हमारी दुआएं हैं सब पार्टिसिपेंट्स के लिए। और यकीनन बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ, पोटेंशियल के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो डिफेंड कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से जजेस के सामने। जजेस का तारुफ भी एक दफ़ा फिर से कराती चलूँ, हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान साहब और इनके साथ हैं मोहम्मद फ़रूख और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है शहजाद सैयद साहब पेशावर से हमारे पास मौजूद हैं। और सिलसिला जारी है क्वेश्चंस का भी और साथ साथ इवैल्यूएशन भी चल रही है और बड़ी एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है कि कौन विनर होगा इमेजिन कप 2019 का नॉर्थ रीजन फाइनल में। तो जजेस की जानिब चलते हैं, मोहम्मद फ़रूख साहब आप बताइए कैसा चल रहा है ये सिलसिला सुबह से लेकर अभी तक, क्या रिव्यूज हैं आपके? बहुत अच्छा है। एक चीज जैसे पहले भी थोड़ी सी हुई कि इंडस्ट्री का फीडबैक लें, एक चीज और भी है जो देखी गई है कि बाद लोगों का आइडियाज भी अच्छे होते हैं, काम भी अच्छा किया हुआ होता है, लेकिन वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते, या बालों खड़े हैं तो बड़े कैजुअल से स्टाइल में कि आप कंपटीशन में आए हैं तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप प्रॉपर्ली। अच्छा, फिर बात में है कि एक आप आइडिया लेके आए, आपने अगर मुझे कन्वे ही ना किया तो मुझे तो नहीं पता फायदा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो क्या बना कर रहे हैं, तो इसलिए हम हर एक से पूछते हैं कि आपने थोड़ा सा कोई डेमो बनाया है हम चीज देख सकें। एक ये भी होता है कि हमें प्रूव हो जाए कि वाकई आपने काम किया हुआ है, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जो बना के आए, जहाँ जिस मीडियम पे भी आप पिच कर रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल सही बात की आपने फ़रूख साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई आइडिया लेकर आते हैं तो थोड़ा सा उसमें डेमो भी होना चाहिए। जनाब ये जजेस की जानिब से ये रिव्यू आया है हमें और साथ साथ बातें चलती रहेंगी। अच्छा फ़रूख साहब, एक और बात आती है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी इनोवेशन को या किसी भी रिसर्च के मैदान में आगे निकलें, तो वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली जी, ये तो बड़ा, अगर आप बाहर देखें तो वहाँ वो क्या करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को लिंक किया हुआ है एकेडेमिया से इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर इंडस्ट्री में एक रिसर्च करानी है तो वो उनको टास्क दे देते हैं कि ये हमें रिसर्च करके आप प्रैक्टिकल आउटपुट दे, या एकेडेमिया इनिशिएटिव लेके कहते हैं कि हमने ये रिसर्च की है, ये आपकी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होनी है। तो ये तो ऑब्वियसली बाहर स्टूडेंट में निकल के इंडस्ट्री में ही जाना है, तो लिंकेज तो डेफिनेटली जितना होगा उतनी ही प्रैक्टिकल आउटपुट आएगी, और जितना वीक होगा तो फिर वो बस रिसर्च रह जाएगी, पेपर्स में आ जाएगा। फ़रूख साहब ने बिल्कुल सही बात की, बल्कि इमेजिन कप जो है वो प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनोवेशन की दुनिया में आगे निकलना चाहते हैं, और कंपटीशन का सिलसिला जारी है। साथ ही अपनी अगली टीम को दावत दूंगी यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। अच्छा, इनके प्रोजेक्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टीम बायोनेक्स। तो जानते हैं 3R के नाम से ये प्रोजेक्ट क्या कहता है, और इनको प्रेजेंट कर रहे हैं उसामा मंसूर और मोहम्मद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा मंसूर है। मैं फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS थर्ड ईयर में फ़िलहाल हूँ। हमारी टीम का नाम है टीम OS बायोनिक्स, और हमारी टीम का जो मेन OS बायोनिक्स इसलिए है कि OS बायोनिक्स हमने इसलिए डिज़ाइन किया कि हम ऐसे बॉडी पार्ट्स डिज़ाइन कर सकें जो कि टोटली ह्यूमन बॉडी की तरह दिखते हों और ह्यूमन बॉडी की तरह ही फंक्शन करते हों, और उनको दोनों जगह पे यूज़ किया जा सके, यानी कि वो ह्यूमंस भी उन्हें यूज़ कर सकें जो कि एम्प्यूटेड लिम्स के साथ जेनेटिकली पैदा होते हैं या किसी एक्सीडेंट्स में वो अपने लिम्स लॉस कर देते हैं। इसके अलावा वो इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकें जिनके नॉर्मल बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट चाहते हैं। लाइक जैसे अगर आपके पास 2 आर्म्स हैं लेकिन अगर आपको एक थर्ड हेल्पिंग आर्म चाहिए तो उसके लिए आप उसे प्रोड्यूस कर सकें। टीम मेंबर में दूसरा टीम मेंबर मोहम्मद शहबाज मेरे बड़े भाई हैं जो फिल वक्त प्यास यूनिवर्सिटी से MS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। वो आज नहीं आ सके क्योंकि उनकी क्लासेस का थोड़ा शेड्यूल इस तरह था कि उनके लिए आना ज़रा मुश्किल था। थर्ड आर्म बेसिकली एक ऐसी आर्म है जो कि बिल्कुल ह्यूमन आर्म की तरह ही दिखती है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट 95% वो सारे फंक्शंस कर सकती है जो कि ह्यूमन आर्म कर सकती है। बहुत कम मोशंस ऐसी हैं जो एक एक्चुअल आर्म कर सकती है और हमारी आर्म ना कर सकती है। ऑलमोस्ट 95% तकरीबन सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं वो हमारी आर्म कर सकती है, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह दिखती है और तमाम की तमाम इसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आर्म के अंदर ही फिटेड हैं।
सिर्फ इसके जो बैटरी पैक है वो आउटसाइड आपको रखना पड़ेगा, उसकी जगह अदर नहीं है, क्योंकि बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और उसे लिफ्ट करना मुश्किल होता है और उसकी जगह भी काफ़ी ज़्यादा वो गिरता है। थर्ड आर्म की ज़रूरत उस बच्चे को भी है जो बच्चा एक एम्प्यूटेड लिम्ब के साथ पैदा हुआ है, उस बच्चे के जिस बच्चे की लिम्ब मिसिंग है जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और उस आदमी को भी है जो एक्सीडेंट में कोई लिम्ब लॉस कर देता है, किसी भी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में या ब्लास्ट में। और तीसरा वो आदमी जिस आदमी जो एक थर्ड आर्म जिसको हेल्पिंग आर्म चाहिए, लाइक अगर आप काम कर रहे हैं और आपके दोनों हैंड बिजी हैं लेकिन आपको काफ़ी का सिप लेना है या आपको पानी पीना है, तो आपके लिए थर्ड आर्म इसके लिए यूजफुल हो सकती है कि जस्ट आप उसे कमांड देंगे और वो आपको पानी का ग्लास या कप आपके मुंह के करीब लाकर आप उससे पानी पी सकेंगे। करंट सिचुएशन प्रोजेक्ट की ये है कि अभी तमाम जितनी मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट्स मिमिक कर सकता है। इसमें रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो इंस्टॉल कर दिए गए हैं इसको, और रास्पबेरी पाई के साथ एक कैमरा इसकी पाम में लगा दिया गया है। 2 कैमराज इसके बेसिकली लगाने के प्रोग्राम है। जो पाम के अंदर कैमरा होगा वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और फिंगर्स की मूवमेंट को उसके मुताबिक सेट करेगा कि ताकि बेहतर ग्रास्पिंग हो सके, क्योंकि सिर्फ आप मोटर्स हैवी लगा के ग्रास्पिंग अच्छी नहीं कर सकते, किसी चीज़ की ग्रिप अच्छी नहीं कर सकते। उंगलियों की मूवमेंट की डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रिप करने के लिए। दूसरा कैमरा इसके शोल्डर पर लगाया जाएगा जो कि मूवेबल होगा और वो इर्द गिर्द के स्पेस की नो हाउ देगा आर्म को कि इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और स्पेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में मदद देगा। लाइक अगर आपको पानी का ग्लास चाहिए तो बजाय इसके कि आप अलग अलग से कमांड दें कि आर्म लेफ्ट साइड पे मूव करे, फिर राइट मूव करे, फिर आगे मूव करे और ग्लास पिक करे, जस्ट वो ग्लास को खुद ही डिटेक्ट करे और ग्लास को पिक कर सके। इस पे काम अभी जारी है। ये आपका कोई डेमो वगैरह अवेलेबल है कोई वीडियो? सर आर्म मेरे पास अभी मौजूद है, वो मूवमेंट्स कर सकती है, लेकिन बेसिकली चूंकि बैटरी पैक्स अवेलेबल इतने हैवी नहीं थे कि उसकी आप दिखाइए। ये भी काफी रफ कंडीशन में है और क्योंकि ठीक है तो फुल इधर से, हाँ जी फुल आर्म मौजूद है और इसको कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जो आप इसे कमांड दे के देंगे। रास्पबेरी पाई जो है वो विया वाईफाई मोबाइल से या विया ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्टेड होगा और मोबाइल से आप कमांड देंगे। और दूसरा इसके तरीके अंदर हमने EMG लगाए हैं जहाँ पे हमारे पास 3 EMG सेंसर्स मौजूद हैं और इनके साथ आप इलेक्ट्रोड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। आप इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर फिट करके और अपने किसी भी मसल के ऊपर लगा सकते हैं। लाइक अगर आप कमांड नहीं देना चाह रहे या स्टार्ट के अंदर आप मसल्स से मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप मसल से मूव करवा सकते हैं कि आप एक सीक्वेंस रख सकते हैं कि जब मैं अपना बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे लिए काफ़ी का सिर्फ मेरे मुंह के करीब लाए। जो आप कोई भी कर सकते हैं कि अगर मैं लेफ्ट वाला बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद राइट वाला बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करूं तो फला मूवमेंट हो। आप डिफरेंट मूवमेंट्स 3 के सीक्वेंस के अंदर रख के कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर आर्डुइनो लगाया गया है। रास्पबेरी पाई इसलिए नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि रास्पबेरी पाई के अंदर एनालॉग इनपुट्स नहीं होती। इसके अंदर फिल इस हैंड के अंदर 7 मोटर्स लगाई गई हैं। ये अंगूठा ये मोशन कर सकता है और ये वाली मोशन भी कर सकता है, ये कर सकता है। इसके अंदर तीन मूवमेंट्स अंगूठे के अंदर हैं, उंगलियों के अंदर, सारों के अंदर एक मूवमेंट है जो कि जनरल आपकी मूवमेंट होती है, क्लोज और होने वाली। एक जहाँ पे मोटर लगाई गई है जो कि आपकी हैंड को रोटेशन करवाती है। एक यहाँ पे मोटर लगाई गई है, इसमें बोले एक मोटर लगाई गई है आपके कोहनी वाली जगह पे जो कि आपको कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्सर होती है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं अगर आप फिक्स करना चाहें। ठीक है चल नहीं रहा। और तीन मोटर्स यहाँ पे लगाई गई हैं क्योंकि आपके कंधे के ऊपर 3 एक्सिस में मूवमेंट हो सकती है, तो हर मोटर किसी ना किसी एक्सिस में मूवमेंट करवाती है। इसको तो वेयर करना ही एक पूरा प्रोजेक्ट होगा। नहीं, इसको वेयर इस तरह आप खुद वेयर नहीं करोगे, ये बैग के साथ फिटेड होगा क्योंकि इसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद है। जस्ट आपको बैटरी पैक फिट करना है। तो इसका प्रोजेक्ट का आइडिया ये है कि इसको हम एक बैग के साथ फिट करेंगे। जो आपका जनरल बैग होता है, जो आप नॉर्मली शोल्डर बैग जो आप हर वक्त पहने रखते हैं, उसके साथ ये फिटेड होगा। बैटरी पैक उसके अंदर होगा और उससे वेट कितना होगा इसका? सर आर्म का वेट राउंड अबाउट 3 पाउंड्स 3.5 पाउंड्स है एंड बैटरी 1.5 पाउंड बैटरी होगी। ये ज्यादा लग रहा है यार क्योंकि सर इससे मतलब इससे लाइट मोटर्स आपको अवेलेबल हो नहीं सकती। ये मैक्स लाइट मोटर्स और इस पावर के साथ, क्योंकि आपको एटलीस्ट यहाँ पे ये जितनी मोटर्स हैं ये 60 kg पर सेंटीमीटर का टार्क प्रोड्यूस करनी है। तो ये टार्क ज़रूरी है आर्म को मोशन देने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर दी जाती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टार्क की ज़रूरत होती है, वरना आर्म मूव नहीं कर पाती।
और एक ऐसी आर्म बनाने का फायदा नहीं है जो आर्म मूव करे लेकिन किसी चीज को पिक ना कर सके, तो इतना वेट नेसेसरी। क्लाउड बेस की कनेक्टिविटी है कुछ अभी कि नहीं करने का प्लान है? क्लाउड कनेक्टिविटी अभी नहीं है, लेकिन हाँ इसे कनेक्ट करने के दो हैं। एक तो एज़्योर की हम स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा, मतलब आपकी कमांड स्टोर होंगी ये वाले कमांड। और दूसरा होगा मशीन लर्निंग को हम यूज करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके जो कैमरास हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट स्पेस में डिटेक्ट करने हैं उनके लिए जरूरी है। तो कब तक हो जाएगा सर? ये ऑफ कोर्स जो ट्रेनिंग है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो ऐप, आज मेरा भाई, मैं इसकी हार्डवेयर डेवलप करता हूँ, मेरा भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो ऑलमोस्ट ऐप सुबह भी मैं ऐप लेके आ जाता है, लेकिन ऐप सुबह क्रैश कर रही थी किसी रीजन की वजह से, क्योंकि ऐप अभी हम बना रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी जी व्यूअर्स, तो ये थे हमारे आज के लास्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना आइडिया यहाँ पे शेयर किया जजेस के सामने। और आज के इस इवेंट का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। आखिर में हम लेना चाहेंगे अपने जजेस से स्पेशल रिमार्क्स, जो कि फाइनल रिमार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के इस सेशन के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शहजाद साहब से। आप बताइए कि कैसा रहा आज का फाइनल रिमार्क्स, क्या देना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त है। तो हर दफ़ा इमेजिन कप पे एज अ पार्टिसिपेंट भी हम लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। इस दफ़ा 3 साल से मैं जजिंग पैनल, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस साल भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्लस क्वालिटी बोथ। काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट साल इससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट। जी मोहम्मद फारूक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद से भी देखा होगा कि सुबह से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, तकरीबन हमने 22 किए हैं प्रोजेक्ट्स। तो आपको एक वैरायटी नजर आई है प्रोजेक्ट्स में। कोई हार्डवेयर बेस्ड है, कोई किसी ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कुछ ये भी जैसे मेडिकल का आया, मेडिकल रिलेटेड थे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इंसानी जान के लिए। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डोमेन में बस सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो वैरायटी है। तो इनमें से जितने भी प्रोजेक्ट, हमारी तो ख्वाहिश यही होती है कि सारे प्रैक्टिकल उसके अंदर जाएं, बट अगर इनमें से कुछ भी 10% भी निकल आए या 20% निकल आए तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, अदर देन कंपटीशन भी, अपने कंपटीशन तो ज़्यादा साल में एक दफ़ा हुआ, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हैं तो आप हर वक्त मार्केट में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अब क्या कहना चाहेंगे? Summing up the whole day, the students need to know how to pitch. सबसे पहले they need to be properly dressed, जो कुछ हमने उसमें चीजें देखी, and then most importantly they need to communicate properly. They need to convey and infect the minds of the listeners के what they want to communicate. And finally, I would say well done Microsoft and HEC for giving a brilliant platform to the students so that they can interact with the academia and the industry. And that sums up the whole day today. Okay, thank you so much जजेस आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इमेजिन कप 2019 नोट्स का जो रीजनल फाइनल चल रहा है वो अभी जारी और सारी, और कल भी हम मौजूद होंगे ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से इसी वक्त इसी मौके पर। और भी मजीद आने वाले हैं हमारे पास पार्टिसिपेंट्स पिंडी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से, बल्कि शहर के दूर दूर इलाकों से हमने देखा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कुछ लोग पेशावर से थे और कुछ लोग गिलगित से भी यहाँ पर मौजूद थे और अपने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने डिस्प्ले किया जजेस के सामने, और अच्छी एवेल्युएशन भी रही और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली स्टूडेंट्स को उनकी नए आइडियाज़ के साथ, नई इनोवेशंस के साथ। तो अभी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो साथ साथ मैं अपनी जो इमेजिन कप टीम है उसको भी थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने यहाँ पर हमारा साथ दिया है, और ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मीडिया टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हीं की बदौलत तो हम ये प्रोग्राम आप तक लाइव पहुंचा पा रहे हैं। EDU टीवी की पूरी टीम को हम थैंक यू बोलते हैं, और इसके साथ साथ जजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और कल हम दोबारा लेके आएंगे नए पार्टिसिपेंट के साथ। इमेजिन कप का अगला जो सेशन वो चलेगा आप लोगों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। एक मिनट बैठेंगे सर, अब तो मैम सुबह जो हमारी ओपनिंग हुई HEC decides its